नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र में कल हमने उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी नया पुराना की प्रारंभिक परिचय प्राप्त किया था। आज हम इस एकांकी की विभिन्न व्याख्याओं को देखने का प्रयास करेंगे। पात्र परिचय में देवचंद, प्रतिभा, रविदत्त, भाभी, कमल और अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति। अचल बैठने वाला व्यक्ति से तात्पर्य ये है कि वो सिर्फ बैठा हुआ है, स्थिर रूप में, चलायमान स्थिति में उसका कोई भी रूप दिखाई नहीं देता है। एकांकी की प्रारंभिक स्थितियों में हमने देखा था कि क्योंकि एकांकी मंच पर अभिनीत की जाती है, इस वजह से इसका परिचय पहले ही दे दिया जाता है। जिस तरह से इसमें भी पहले पात्र परिचय के साथ साथ मंच की सज्जा की ओर संकेत किया गया है। कमरे का पर्दा, दाएं बाएं के दरवाजे, दरवाज़ा कहाँ है, मकान का बाहरी हिस्सा कहाँ है, दरवाजे के पास कोठरी है, पर्दों का रंग धुंधलका, दीवार की खिड़कियाँ और खिड़कियों पर कांच, दरवाजे के पास अंगीठी, अलमारी खुली हुई है और सही ढंग से जमाए हुए कपड़े दिखाई दे रहे हैं। दरवाजे की एक अलमारी पर ताला लगा हुआ है। पर्दा उठते समय कमरे में अव्यवस्था दिखाई देती है। यहाँ प्रारंभिक परिचय हमें मिलता है कि यद्यपि कमरा या जो घर दिखाने की स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। किधर से कौन पात्र आएगा, कौन जाएगा, कहाँ कैसी सजावट की जाएगी, इसे स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। लेकिन जिस समय यह एकांकी प्रारंभ होगी उस समय सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई देगा। इसके पीछे हमें लेखक की जागरूकता का पता चलता है कि प्रारंभिक स्थितियों में ही वो हमें स्पष्ट कर देना चाहता है कि घर में रहने वाले लोग जो हैं वो कुछ परेशान हैं, जिसकी वजह से स्वयं वह ही नहीं बल्कि घर भी कुछ बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा है। खिड़की के पास एक व्यक्ति बैठा है। क्योंकि वह कोई हरकत नहीं करता, इस वजह से वह नज़र में नहीं आता। तिपाई के बाईं ओर देवचंद परेशान सा बैठा है। देखिए, प्रारंभिक स्थिति में ही उसने स्पष्ट कर दिया कि जो देवचंद नामक व्यक्ति है वह किसी परेशानी में उलझा हुआ है और उसने स्नान आदि भी नहीं किया है। रविदत्त यद्यपि दुकान पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो भी अभी तक उसने बाल नहीं बनाए हैं। दूसरे पात्र का परिचय देते हुए लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि एक तो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं है और दूसरा कुछ अधूरी सी तैयारी के साथ तैयार है। दोनों में कटु प्रसंग ने इस बात का अवसर ही
नहीं दिया है। समय 6:30 बजे सुबह, देवचंद के मकान का कमरा। देखिए, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि सुबह पहले दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई है, जिसकी वजह से मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि बाहरी वातावरण में भी सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। रविदत्त एक हाथ में शीशा और दूसरे में कंघी थामे हुए, मैं कहता हूँ दबा जाओ सब, फिर ऐसा अवसर हाथ ना आएगा। देवचंद आश्चर्य और क्रोध के साथ, रविदत्त तुम तो पागल हो, 50-60 हज़ार के गहने कोई मामूली चीज़ नहीं, जीवन में ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। देखिए, प्रारंभिक उसमें ही पता चल गया है कि किसी गहनों की चर्चा हो रही है जो कि रविदत्त के चरित्र को इंगित करती है कि वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन देवचंद को आश्चर्य होता है और गुस्सा आता है कि रवि उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। देवचंद, लेकिन वह तो अमानत है। देवचंद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि यह जो गहने हैं वो उसके नहीं हैं, अमानत हैं, इस वजह से वह किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं कर सकता। अमानत है तो क्या हुआ, इस समय तो यह सब तुम्हारे कब्जे में है और फिर कोई लिखा पढ़ी नहीं है, रसीद पर्चा नहीं है, गवाह शहादत नहीं। मैं कहता हूँ बस पी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। रविदत्त का चरित्र उसकी बातचीत से बार बार उभर कर सामने आ रहा है कि वह बेईमानी करना चाह रहा है और बेईमानी देवचंद से करवाना चाह रहा है। मन उसका खराब हो रहा है, लालच उसके मन में है और वह सारी बातों को तर्क देता हुआ कहता है कि क्योंकि लिखा पढ़ी रसीद गवाह कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर तुम अमानत रखे हुए गहनों को दबा जाओगे तो कोई भी उसे प्रमाणित नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में तुम उन इतने महत्वपूर्ण धनराशि को आराम से अपने कब्जे में ले सकते हो। देवचंद, लेकिन यह धोखा है, कपट है। देवचंद की स्थिति स्पष्ट है कि वह किसी तरह से भी छल कपट करना नहीं चाहता है, बेईमानी से किसी की भी दूसरे व्यक्ति की अमानत को रखना नहीं चाहता है और यही बेचैनी उसे एक जगह पर रुकने नहीं दे रही है। वह उस कमरे में बार बार घूम रहा है। रविदत्त, इस अंश को देखिए, यह व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया में कौन धोखा नहीं करता, ये बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापार, ये सब क्या छल कपट पर नहीं चलते? बड़े बड़े नेताओं और विजेताओं की सफलता और ख्याति की नींव क्या कपट और छल पर नहीं रखी गई? रात दिन तुम इस नारकीय स्कूल में झकझक करते रहते हो, मेहनत करते हो, मरते हो, आंखें और दिमाग फोड़ते हो और इस श्रम के बदले तुम पाते क्या हो? इज्जत और आराम की रोटी भी तुम्हें प्राप्त नहीं होती, ठीक तरह से खा पी भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। दुनिया में धोखा वही है जो उसकी से आँखों से छिपाया ना जा सके। इस अंश को हम व्याख्या के रूप में चर्चा करते हुए व्याख्या किस तरह लिखी जाती है इसको भी स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले हम व्याख्या करते समय प्रसंग लिखते हैं, तो इसे आप इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण या उपरोक्त अवतरण एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित नया पुराना एकांकी से लिया गया है। अगर आप इसे और थोड़ा सा शुद्ध भाषा में लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं नया पुराना एकांकी से उद्धृत किया गया है। इसमें लेखक देवचंद और रविदत्त नामक पात्र के बीच में चर्चा को उजागर कर रहा है, जिसमें रविदत्त नामक पात्र देवदत्त के सामने दुनिया के
तथ्य को उजागर करना चाहता है और वह यह कह रहा है कि मानव समाज की नींव ही छल और कपट पर लिखी गई है। इसके पश्चात आप परिच्छेद बदलते हुए, मतलब पैराग्राफ बदलते हुए व्याख्या करेंगे कि रविदत्त देवचंद को आभूषण वापस ना करने की सलाह देता है। वह चाहता है कि क्योंकि जो गहने देवदत्त के पास अमानत रखे गए हैं उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में कोई भी गवाह नहीं है और बड़े आराम से छल द्वारा इन गहनों को अपने कब्जे में रखा जा सकता है और उनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण देते हुए रवि देवचंद से कहता है कि इस संसार में जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं या राष्ट्र हैं उनका आधार बेईमानी ही है। बेईमानी के आधार पर ही सभी संसार में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जो जितना बड़ा व्यक्ति है वह अपने साथी को उतना बड़ा धोखा दे रहा है और छल और कपट के माध्यम से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब तक व्यक्ति बेईमानी नहीं करेगा, संस्थाएं बेईमानी नहीं करेंगी, संस्थाओं के संचालक सरकार से धोखा करके सहारा लेते हुए व्यापारी व्यापार को चलाने के लिए फर्जी बही खाते बनाते हुए उत्पादन कम दिखाकर मजदूरों का शोषण करके ही अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं, वहीं बड़े बड़े नेता और विजय प्राप्त करने वाले लोग जो सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं वह भी छल कपट पर ही आधारित है। उसका मानना है कि बिना छल किए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता और ना ही वह संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। वह देवचंद की सत्यता का उदाहरण देते हुए कहता है कि क्योंकि तुम जीवन में छल कपट नहीं करते और ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, लेकिन उस ईमानदारी के प्रतिफल के रूप में तुम्हें क्या मिलता है? इतनी मेहनत और ईमानदारी के बदले तुम इज्जत से 2 समय की रोटी भी नहीं खा सकते हो, जबकि बेईमानी करने वाला व्यक्ति, धोखा देने वाला व्यक्ति अपने जीवन को विलासितापूर्ण जी सकता है और बड़े आराम और इज्जत से अपने जीवन को निर्वाह करता है। अतः वह सलाह देना चाहता है कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए तुम्हें इन आभूषणों को नहीं लौटाना चाहिए। तुम्हारा यह आचरण धोखा नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति इसी प्रकार का कार्य करते हैं और जिस स्त्री ने तुम्हारे पास जेवर रखे हैं उसका प्रमाण भी नहीं है और प्रमाणों के अभाव में संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें धोखेबाज नहीं कह सकता है। इस तरह से व्याख्या करने के पश्चात आप विशेष में लिखेंगे लेखक उपेंद्र नाथ अश्क इस अनुच्छेद के माध्यम से समाज में फैले हुए बेईमानी और कपट के व्यवहार को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और व्यंग के माध्यम से वो कपट व्यवहार को उल्लेखित कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो एक एक शब्द बड़ा चुनौतीपूर्ण है। दूसरी विशेषता में आप लिख सकते हैं, भाषा तत्सम शब्दों की प्रधानता लिए हुए है, अर्थात तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और उनकी शैली मनोभाव को स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से सहायक है। यह
एक तरीका है व्याख्या करने का। इसके पश्चात दोनों अपने तर्क दे रहे हैं। रविदत्त वितर्क कर रहा है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ज़रूरी है कि आप भाग्य के सहारे नहीं बल्कि बेईमानी से ही आगे बढ़ सकते हैं। जबकि देवचंद जो है वह हर तरह से अपनी ईमानदारी के बल पर ही जीवन जीना चाहता है। देवचंद अपने मन से लड़ते हुए नहीं नहीं मेरा स्कूल। यद्यपि रविदत्त की बातें उसके मनोबल को कमज़ोर बना रही हैं, लेकिन फिर बाहर से रविदत्त की बातों का प्रहार सहते हुए भी बार बार देवचंद का मन अपने स्कूल की सत्यता की ओर जाता है और उसे लगता है कि वो शिक्षक है और अगर वह स्वयं ही ऐसे गलत कार्य करेगा तो किस तरह से वह स्कूल को आगे बढ़ाएगा और बच्चों को राह दिखाएगा। रविदत्त बार बार उसकी गरीबी पर व्यंग करता है कि अगर उसे जीवन जीना है तो उसे बेईमानी करनी ही होगी। लेकिन रवि उसके किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं करता है। इसके पश्चात एक आगे के परिच्छेद में पुनः व्याख्या की संभावना नजर आती है। रवि केवल हंसकर बाल बनाने लगता है, रुककर। ये देवचंद का कथन है। तुम नहीं जानते रवि, लिली की माँ ने मुझ पर कितना विश्वास किया। आखिर मेरी पोजीशन ही क्या है, एक साधारण प्राइवेट स्कूल का मामूली प्रिंसिपल, जिसे तुम मैनेजर भी कह सकते हो और टीचर भी। मेरे स्कूल में 150 लड़कियां पढ़ती हैं, माना, लेकिन 150 लड़कियों को पढ़ाने वाले स्कूल टीचर पर कौन इतना भरोसा कर सकता है। लिली की माँ ने किसी तरह का संकोच किए बिना विपत के समय 60,000 के गहने मेरे हवाले कर दिए। नहीं, मैं उसके विश्वास को धोखा नहीं देना चाहता। इसको भी आप इसी तरह से व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि उपरोक्त अंश अथवा यह अवतरण उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नया पुराना शीर्षक एकांकी में से लिया गया है। यह देवचंद का कथन है, जो रविदत्त को संसार में व्याप्त छल कपट के उदाहरण देने के बाद भी ईमानदारी के मार्ग पर चलने की बात करता है। रवि देवचंद को राह भटकाना चाहता है और बार बार उसे लिली की माँ के गहने हजम करने की सलाह देता है, लेकिन देवचंद किसी भी तरह से उस स्त्री के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता। इस तथ्य का वर्णन इस अंश में किया गया है। देवचंद अपने मित्र रविदत्त से कहता है, रवि, तुम मुझे कितना भी बहकाने का प्रयास करो, लेकिन लिली की माँ ने जिस विश्वास के साथ मेरे पास ये 60,000 के गहने रखे थे, अगर सचमुच देखा जाए तो मैं विश्वास करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि इस संसार में विश्वसनीय व्यक्ति अमीर, पैसे वाले और बड़े लोग माने जाते हैं। मैं तो अपने जीवन में एक बहुत छोटे से प्राइवेट स्कूल का सामान्य अध्यापक, प्रिंसिपल या यूं कहें कि मैनेजर हूँ। उसे लगता है कि सामाजिक स्थिति उसकी ऐसी नहीं है कि वह किसी प्रकार का विश्वास करने लायक हो, लेकिन फिर भी इतनी सारी लड़कियों के बीच में
अकेला, उसे ही क्यों लिली की माँ ने विश्वसनीय माना, और कैसे कोई प्राइवेट स्कूल के टीचर पर भरोसा कर सकता है जिसकी कि स्वयं की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। लेकिन देवदत्त इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस विश्वास के साथ लिली की माँ ने उसके पास कठिनाई के समय के लिए अपने शराबी पति से बचाने के लिए 60,000 के गहने अमानत के तौर पर रखे हैं, उसके साथ वह कभी भी दगा नहीं कर सकता, उसके विश्वास को वह धोखा नहीं दे सकता। अगर आज उसने ऐसा कार्य करा तो जीवन में कोई भी व्यक्ति एक सच्चे, सामान्य और गरीब व्यक्ति पर विश्वास कभी भी नहीं करेगा। यह सिर्फ स्वयं उसके लिए ही नहीं, संपूर्ण उस कमज़ोर वर्ग के प्रति धोखा होगा। इस तरह से समाज में कोई भी गरीब और ईमानदार व्यक्ति पर सही होने के बावजूद भी विश्वास नहीं कर पाएगा। रविदत्त आधुनिक युग के छल प्रपंच, धोखे को पोषण करने वाला है, जबकि देवचंद मानवीय सद्गुणों से ओतप्रोत है। यद्यपि वह एक सामान्य अध्यापक है, लेकिन फिर भी वह किसी भी प्रकार से जीवन में धोखा नहीं करना चाहता है। यहाँ लेखक ने एक अध्यापक के चरित्र को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया है कि यद्यपि शिक्षक बहुत सामान्य माना जाता है, लेकिन शिक्षक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो कि उसके छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए या समाज के लिए आदर्श कायम कर सके और विश्वास को जीवन में स्थान दे सके। इस अंश की भाषा सरल, सहज और भावगम्य है, जो कि बड़ी आसानी से विचारों को अभिव्यक्त करने वाली है। धन्यवाद।